कि सोलर के ऊपर, सोलर पंप के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। जी। अभी हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को विश्वास हो कि सोलर पंप बेटर वे पे चल सकता है और ये गुड अल्टरनेटिव है सोलर। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, लोगों को मिलता नहीं है। यानी अगर मैं किसी को बोलूँ कि हाँ भाई आप XYZ कंपनी का पंप ले लीजिए, तो जी। वो उसको अवेलेबल नहीं होता है। ये जी। चीज अवेलेबल हो पाएगी सिर्फ टूल विला से, क्योंकि हम्म। इंडिया में पूरा स्प्रेड कर देगा इसको। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बढ़ते हुए ईंधन की कीमत को देखते हुए हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि कैसे वो खेती में सोलर पावर को अपना सके और इसको यूज कर सके। पर सही जानकारी के अभाव में वो अपने जरूरत के हिसाब से सोलर सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए हम जानकारी आज ले लेंगे पवन कुमार जी से। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम पवन कुमार गौते है। करीब मैं बेसिकली पिछले 10 साल से सोलर फील्ड में काम कर रहा हूँ, बेसिकली पंपिंग के फील्ड में, वर्सिल पंप्स। तो इनके लिए एज अ टेक्निकल इंचार्ज या फिर इनका एक सपोर्ट सिस्टम जो बैकबोन सिस्टम होता है, एज अ वो लेवल पे मैं काम करता हूँ उनके साथ। और हमारा बेस है पूरा नागपुर और पूरा इंडिया। तो सर, आपसे सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि हम्म, सोलर सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करने के लिए हम्म। कितने एरिया में कितने कैपेसिटी का पंप और सोलर पैनल की आवश्यकता होती है सर? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसा होता है, सोलर पंप की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये कितना खेत अवेलेबल है, या 1 से लेके 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, इसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी गिनी जाती है। उसके अलावा वहाँ पे पानी का सोर्स कितना अवेलेबल है। बहुत बार क्या होता है कि 100 मीटर की बोरवेल होती है लेकिन पानी बहुत कम होता है, तो जरूरी नहीं वहाँ पे 5 HP लगेगा, वहाँ पे 2 HP भी लग सकता है। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंप इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो हमारे पैनल्स की और इसकी हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्मली सोलर पंप दो टाइप के पैनल्स में लगते हैं। एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, जो कि 335 वैट के वैटेज में आता है। दूसरा होता है 540 वैट्स। ये पैनल रेगुलर मार्केट में बहुत बड़े साइज के पैनल होते हैं। तो ये दोनों का भी एरिया कवरिंग जो एरिया होता है वो ज़्यादा अलग अलग होता है। तो नॉर्मली हम लोग अगर ये करेंगे, तो पॉली पैनल्स के लिए 100 स्क्वायर फीट ये एरिया कंज्यूम करता है 1 किलोवाट के लिए। तो अगर हम लोग 5 HP की स्टैंडर्ड बात करेंगे, तो 500 स्क्वायर फीट का एरिया ये पॉली पैनल्स कवर करते हैं। जी। वही अगर हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन में जाते हैं, तो हम लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं हार्डली 11 पैनल्स। तो उसके हिसाब से अगर गिना जाए तो ये लगता है 350 स्क्वायर फीट एरिया। तो ये दोनों पैनल अलग अलग हिसाब से कवर करते हैं एरिया। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि शुरुआत में जब ये सोलर पैनल सबमर्सिबल जो सोलर पंप है ये इंस्टॉल करने में बहुत महंगा आता है किसान भाइयों को। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो है बिजली के मुकाबले कितना बचत हो सकता है, ये थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। जी, जैसे अगर हम लोग बिजली बचत की बात करते हैं, तो नेचुरली देखिए बहुत सारी जगह पे 3 फेज पावर होती है या 3 फेज में पंप्स लगे होते हैं। कई जगह पे सिंगल फेज पावर होती है जिसमें सिंगल फेज अप टू 3 HP के लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि गवर्नमेंट आपको कंटिन्यूअसली 3 फेज 24 आवर्स पावर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो उस वक्त में सोलर पंप जो है आपको पूरा दिन भर की इफिशियंसी देता है। अगर MNRE की गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो MNRE बोलता है, MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई हर चीज के लिए सोलर के। तो पंपिंग के लिए गाइडलाइन है 6.5 आवर्स के लिए आपका सोलर का आउटपुट कितना आता है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर जैसे अभी आप प्रेजेंटली देखिए कि एक 5 HP का अगर हम लोग पंप इंस्टॉल करते हैं, तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हार्डली 3 to 4 years में आ जाता है। उसमें भी बेस्ट क्वालिटी के पंप्स आते हैं। उसके अलावा अगर जैसे अगर ये कैसा है ना, कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा महंगा लगेगा। बट जो आज किसान रात को 3 बजे जाता है पानी देने के लिए खेतों में, तो वो उसकी मेहनत जो है आधी रात की वो बच जाती है। इनका काम दिन में ही हो जाता है पूरा। और ये इफेक्टिव है और इफेक्टिवली वर्क भी करता है अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये बहुत बेस्ट है। तो सर, सोलर सबमर्सिबल पंप का जो सिस्टम है इसके बारे में क्या आप हमें पूरी जानकारी दे सकते हैं कि वो कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल्स जो होते हैं ये पावर एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि DC पावर होती है, डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बैटरीज में या फिर अपने व्हीकल्स में जो यूज की जाती है वो पावर होती है।
इसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन यानी वही एक सिस्टम में एक होता है कन्वर्टर, या फिर उसको बहुत बार बोला जाता है इन्वर्टर, ये दो वर्ड है उसको, या फिर सोलर पंप कंट्रोलर, इस तरीके से बोला जाता है। ये डीसी पावर को डायरेक्टली एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये कन्वर्ट करता है तो हमारा पंप, पहले कैसे 2-3 वेरिएंट्स आए थे पंप के, जैसे बोला जाता है तो BLDC, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट पंप, दूसरा आता है PMSM पंप, तीसरा आता है सोलर AC पंप यानी अल्टरनेट करंट पंप्स। बट मोस्टली इफिशियंसी जो होती है वो डीसी पंप की ज्यादा होती है, जिसको अभी हम लोग PMSM बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। ये पावर तो एसी लेता है लेकिन डीसी पंप जैसा वर्क करता है। तो ये आज का हाइब्रिड पंप है। तो सीधा सीधा सिस्टम यही है कि सोलर से पावर लेना है, उसको कन्वर्ट करना है डीसी से एसी पावर में, और उसके बाद अपने पंप को रन करना है। नॉर्मली यही फेनोमेना पे ये वर्क करता है। इसमें कोई बैटरी या कुछ अदर चीजें नहीं रहती है। अभी के एडवांस सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये पंप हम लोग सोलर की ही पंप जनरेटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और ग्रिड पावर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो सर सोलर सबमर्सिबल पंप में जो आपने बताया कि पैनल्स लगता है, सोलर पैनल, तो ये पंप के एचपी के हिसाब से कितने सोलर पैनल्स की आवश्यकता होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। 2 टाइप के पैनल्स यूज किए जाते हैं, पॉली और मोनो। तो पॉली पैनल्स में अगर देखा जाए तो 3 HP में पॉली पैनल्स 9 नंबर्स लगते हैं, यानी 335 वैट इंटू 9 नंबर्स। ओके, वही अगर हम लोग मोनो पैनल्स में जाते हैं तो ये 6 पैनल लगते हैं, यानी 540 वैट इंटू 6 पैनल्स। उसी में जैसे 5 HP में अगर हम लोग जाते हैं तो नॉर्मली 15 पैनल, 335 के 15 पैनल 5 HP में लगते हैं। वही 9 to 10 पैनल्स, यानी वो कैसा होता है, हमको ऑड और इवन का एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो 9 और 10 पैनल्स मोनो के हम लोग मोनो में यूज करते हैं। वही बेनिफिट तो तब मिलता है जब हम लोग अबव HP में जाते हैं, जैसे 7.5 और 10 में। जैसे एक नॉर्मली अगर 7.5 का देखा जाए तो हमारा 14 पैनल मोनो में लगता है, 22 पैनल लगता है पॉली में। तो यहाँ पे बहुत सारा यानी डिफरेंस हो जाता है, आपकी जगह भी बचती है। सेम अगर हम लोग 10 HP में जाते हैं तो 10 HP में नॉर्मली 30 पैनल यूज किए जाते हैं पॉली के, वही 18 पैनल्स में आपका काम हो जाएगा मोनो में। तो इसमें क्या होता है ना, अपनी खेत की जगह बच जाती है और इफिशियंसी ज्यादा मिल जाती है। तो सर आपसे एक और चीज हम जान लेंगे कि ये जो लैंड एरिया है और वाटर लेवल है, इसके अनुसार कितने HP का सबमर्सिबल पंप खरीदना पड़ता है, उसके बारे में बताइए सर। कैसा है, MNRE की जो गाइडलाइन है, क्योंकि हम लोग उसी को बेस करके पूरे इंडिया में इसको अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपके पास 3 एकड़ बिलो लैंड है, 3 एकर्स एंड बिलो, तो एक नॉर्मली 3 HP के पंप में आपका काम चल जाता है। अब उसमें क्या होता है कि खेतों में 3 टाइप के सोर्स होते हैं अपने। एक होता है बोर होल या बोरवेल जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा होता है ओपन वेल। ओपन वेल यानी वेल जो कुआं होता है, और बहुत बार कुछ जगह पे सम्प्स भी होते हैं जहाँ से कहीं से लिफ्टिंग किया रहता है पानी, वो वेल जैसे ही काम करता है। तो ये वेल की भी क्वालिटी ऐसी होती है कि कुछ जगह पे आपको ये 30 या 40 फुट की मिलेगी और बहुत सारी जगह पे आपको 100 फीट की भी मिलती है। तो सोर्स ऑफ वाटर, लेंथ एंड डिस्टेंस, आजकल बहुत सारे किसान बोलते हैं कि हम लोगों को स्प्रिंकलर के साथ भी काम करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग ओपन वेल या ये बाकी पंप यूज नहीं कर सकते, हमको सबमर्सिबल पंप यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है वहां पे। तो ये अकॉर्डिंग एंड सिचुएशन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सर ये जो सोलर सबमर्सिबल पंप है, इट इज़ अ फुल सेट, आप बोल सकते हैं कि इसमें पंप रहता है, कंट्रोलर, सोलर पैनल। तो इसका जो पूरा सेटअप है, इसमें कौन कौन से मशीन या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, इसके बारे में थोड़ा पूरा जानकारी दीजिए। सोलर के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि एक पूरा सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो आप खेतों में देखेंगे कि एक सिंगल पोल स्ट्रक्चर आता है और एक आता है टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर मींस पैनल्स आपके एक टेबल पे, उसमें 2-3 लेग सामने होते हैं, 2-3 लेग पीछे होते हैं, उसके ऊपर पैनल माउंट किए जाते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ द 6 या 7 लेग का सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर। दूसरे होते हैं अपना क्या बोलते हैं, सिंगल पोल स्ट्रक्चर, ट्रैकिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं जी। एक्चुअली कैसा होता है कि ट्रैकिंग स्ट्रक्चर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम फेल्यूर देखे गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो खेती होती है बहुत सारी जगह पे काले काले यानी जिसको चिकनी मिट्टी की खेती बोलते हैं, इस जगह पे एक सिंगल पोल पे फाउंडेशन बनाना बहुत कठिन काम होता है। बहुत बार ज्यादा हवा आने से गिर भी जाते हैं, क्योंकि उसको उतना ग्रिप नहीं रहता है। ऐसी जगह पे हम लोग टेबल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जहाँ पे कोई भी जमीन अगर आपकी 1-1.5 फीट के बाद अगर मुरुम लग रही है या हार्ड जमीन आ रही है, हार्ड सॉइल आ रही है, तो ऐसी जगह पे सिंगल पोल स्ट्रक्चर देना पॉसिबल है।
ठीक है, ये तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडरी होती है सोलर पैनल। सोलर पैनल का चुनाव करना सबसे बड़ा, यानी ये सोलर इंडस्ट्री में, सोलर पंपिंग इंडस्ट्री में सबसे मेजर रोल अगर प्ले करता है तो ये सोलर पैनल ही करते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे कि हमारा 1 साल पहले लगा है लेकिन पहले जैसी इफिशिएंसी नहीं देता है। तो इसके रीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपके सोलर पैनल्स ही होते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड या फिर सर्चिंग में, जैसे रूफटॉप के पैनल्स अलग होते हैं, रूफटॉप सोलर जो लगता है, सोलर पंपिंग के पैनल्स अलग होते हैं, क्योंकि ये करंट बेस पे चलते हैं। इस पे कुछ डिजायर्ड कंपनियां काम करती है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बेटर है कि वो चुनाव अच्छे से किया जाए। सेकंड चीज होती है उसके अंदर में पंप्स। पंप्स जो आते हैं 2 टाइप में आते हैं। बहुत बार कॉस्ट कटिंग में नॉरिल के पंप्स यूज किए जाते हैं, यानी आपको दिखने में तो वो एसएस दिखेगा, स्टेनलेस स्टील का पंप दिखेगा, बट उसके जो इम्पेलर्स होते हैं, यानी जो रोटेट करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नॉरिल करके हार्ड प्लास्टिक के बने रहते हैं, जो कि प्लेन वाटर में नॉर्मली चलते हैं, जिसकी लाइफ 3-4 साल मैक्सिमम होती है। वैसे ही और दूसरे एक आते हैं जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील के इम्पेलर। नेचुरली स्टेनलेस स्टील है तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर बोरहोल में आपके बहुत ज्यादा यानी स्टोन्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मटेरियल आ रहा है कि जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ये सब एसएस के इम्पेलर आपका पानी के साथ बाहर निकाल देता है, जो कि नॉर्मल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज होती है कंट्रोलर। कंट्रोलर आज के तारीख में बड़ा एडवांस हो गया है। आज हम लोग कंट्रोलर के थ्रू ग्रिड पावर से ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी किसान के पास ग्रिड पावर अवेलेबल है या जनरेटर अवेलेबल है, रात को इमरजेंसी पानी देना है, तो ये कंट्रोलर के थ्रू हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली गाइडलाइन के हिसाब से तो सिर्फ उसमें सोलर पावर से ऑपरेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसमें एक और एडिशनल फीचर लाए जो कि प्राइवेट के लिए आप ग्रिड से और सोलर से दोनों से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। चौथी मेजर चीज होती है, बहुत बार आपकी सबमर्सिबल फ्लैट केबल होती है, ये केबल का गेज होता है, ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से भी इफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए प्योर कॉपर के स्पेशली सबमर्सिबल वायर्स बनाए जाते हैं। ये वायर यूज करने चाहिए जिससे क्या मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल सके। बाकी यही कंपोनेंट सबसे मेजर होते हैं और इसी के ऊपर आपकी इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग वारंटी ये सब डिपेंड करती है। तो ये जो सूरज की रोशनी है, इसके देखिए हमेशा तो सेम नहीं रहता है, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, तो इसके हिसाब से अलग अलग समय में ये कैसे वाटर फ्लो रहता है सर? देखिए मैडम, कैसा होता है, इंडिया में हर जगह पे तो एटमॉस्फेयर सेम टू सेम नहीं है। जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर, तो मैं नागपुर की बात करूंगा। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग 7 o'clock से, यानी विंटर सीजन में 7 और 7:30 ये टाइम से पंप शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एक्सट्रीमली कोल्ड भी है, एक्सट्रीमली हॉट भी है और रेनी सीजन भी अच्छा होता है हमारे यहाँ पे। बट हम लोगों ने जो इंस्टॉल किए हैं जो एडवांस टेक्निक के साथ, तो हम लोगों को बारिश में भी इतना तकलीफ नहीं आया है। मॉर्निंग नागपुर की अगर बात करते हैं तो 7:30 बजे से शाम को 4, 4:30 और 5 बजे तक का हमको आउटपुट मिल जाता है, जो कि एमएनआरई की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, करीब करीब 3 घंटा जाता है। वही आप यूपी और ऊपर साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मोनो पैनल्स के साथ ही काम करना बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है और उनकी दिन निकलने का टाइम, दिन डूबने का टाइम ये बहुत कम होता है। उसके अलावा ये टेम्परेचर, ये जो पैनल्स होते हैं ये टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे मोर देन 26 डिग्री टेम्परेचर है तो आपके पॉली पैनल्स बहुत अच्छे से वर्क कर लेंगे, और वही ठंडे का एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे बिलो 26 डिग्री अगर टेम्परेचर जाता है रेगुलर ठंडी में वगैरह, तो वहाँ पे मोनो बेटर रहता है, मोनो का जनरेशन बेटर आता है। तो एक साधारण एवरेज अगर एमएनआरई की गाइडलाइन पकड़े तो 6 to 6.5 आवर्स नॉर्मली आपका कोई भी पंप कोई भी एटमॉस्फेयर में आउटपुट दे ही देता है। पंप में एक होता है ओपन वेल पंप, है ना, और एक होता है बोरवेल पंप। तो इसको इंस्टॉल करने से दोनों में वाटर जो आउटपुट है उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है सर? देखिए, ओपन वेल और सबमर्सिबल ये दोनों भी अलग काइंड के पंप्स हैं, यानी वो दोनों भी सोलर से ही चलेंगे लेकिन उसका यूज अलग अलग है। ओपन वेल का काम होता है जैसे आपका एक कुआं है, एक वेल है 30-40 फुट की, इसमें कैसा है, ओपन वेल में एक लिमिटेड हेड होता है। जैसे सबमर्सिबल पंप की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सबमर्सिबल पंप का मिनिमम 30 मीटर के हेड से शुरुआत होती है, और ये बिलो 30 के जो पंप होते हैं ये सब ओपन वेल होते हैं। यानी आपको वो जो एक लॉन्ग ये चाहिए, हेड चाहिए, ये ओपन वेल में नहीं मिलता। जैसे एक नॉर्मल बात की जाए तो इसकी खेती होती है अपनी, इसकी राइस की खेती होती है। राइस की खेती में ओपन वेल बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि वो नियर बाय होता है, उनको सिर्फ पानी वो इसमें डालना होता है पॉट में।
जी। और इसका आउटपुट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर एक नॉर्मल ओपन वेल 5 HP का अगर बात करें तो ये 2-2.5 लाख लीटर पानी एक दिन में बहुत आराम से निकाल लेता है। वही अगर आपको बहुत दूर लेके जाना है पानी तो ये ओपन वेल पंप काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ वॉल्यूम देते हैं, प्रेशर नहीं देते पानी में। तो आपको सीधा सीधा अगर नॉर्मल रूट है तो आप पानी लेके जा सकते हो, लेकिन जो आपको फ्लो चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वही सबमर्सिबल में आप हॉरिजेंटली भी कितना भी सामने लेके जा सकते हो, अप टू 200-250 मीटर तक, यानी 1000 फीट तक पानी लेके जा सकते हैं सबमर्सिबल में। तो ये कंडीशन के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए। जैसे स्प्रिंकलर के भी यूज करते हैं तो वो सबमर्सिबल ही होना चाहिए, ओपन वेल आपको काम नहीं देगा उसमें। तो सर सोलर सबमर्सिबल पंप के बारे में तो हमने सारा इन्फॉर्मेशन आपसे जान लिया है। हम अब ये जानना चाहेंगे कि कोई अगर हमारे किसान भाई जो है, अगर 1 एकड़ अपने लैंड में ये पंप का सेटअप करना चाहते हैं तो शुरुआत में कितने इन्वेस्टमेंट की उनको आवश्यकता होगी सर? जी देखिए, अगर एक हम लोग एक 3 एकड़ एंड बिलो की बात कर लेते हैं, यानी 1 से 3 एकड़ की, अगर हम लोग 3 HP के पंप में अगर जाते हैं तो कंडीशन के हिसाब से मोस्टली 1,50,000 से लेके 1,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उनका आता है। ये डिपेंड करेगा पंप के हेड पर, कितने डिस्टेंस पे पानी लेके जाना है, क्योंकि इसमें क्या पाइप की कॉस्टिंग बढ़ती है, वायर्स की कॉस्टिंग बढ़ती है। इसके हिसाब से एक नॉर्मल 30 मीटर का पंप का अगर हेड पकड़ा जाए तो 1,50,000 प्लस GST में नॉर्मली पंप इंस्टॉल हो जाता है। या फिर एक टेंटेटिव अगर बोला जाए तो 50,000 पर HP एक स्टैंडर्ड रेट होता है। सिचुएशन के हिसाब से आगे पीछे होता है। तो सर किसान भाइयों की तरफ से एक सवाल आपके लिए रहेगा कि ये जो सोलर सबमर्सिबल पंप जो वो खरीदने जाते हैं, एक होता है सब्सिडी में लिया जाता है नॉर्मल, और एक विदाउट होता है सर। तो आपके अनुसार ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है, और क्या ये स्कीम उपलब्ध सभी के लिए है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ऐसा होता है, सब्सिडी के जो पंप्स होते हैं ये हम्म। इसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे आपके खेत में अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या हम्म। 3-4 खंबे डालकर, यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल डाल के वो आने की पॉसिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट उसको प्रीफरेंस नहीं देती है। हम्म। ऐसा एरिया जो दूर दराज है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना बहुत कठिन काम है, जो ज्यादा यानी कॉस्टली बजट होता है, हम्म। ऐसी जगह पे गवर्नमेंट कभी भी प्रायोरिटी देती सोलर पंप के लिए। नो डाउट गवर्नमेंट के भी सोलर पंप बहुत अच्छे हैं, स्कीम में भी लेना अच्छा है, लेकिन वो कैसा होता है कि आखिरी में बात आती है सर्विस के ऊपर में। गवर्नमेंट से आपको सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि काफी लोगों के साथ हम लोग बात करते हैं अभी, बहुत जगह पे हम लोगों को रिप्लेसमेंट या सर्विस के लिए जाना पड़ता है। गवर्नमेंट से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलता, एक बार लगाने के बाद कोई आता नहीं है। प्राइवेट्स में क्या होता है कि आपकी 5 साल की AMC हो जाती है। आप इतना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आपको पूरी टोटल क्वालिटी में ये सब मटेरियल दिया जाता है, और उसकी वजह से आपको आगे के 5 साल जो है वो तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि जब कंपनियां इंस्टॉल करती है टेंडर में, आपको भी पता है टेंडर का काम कैसे होता है, उसको रख के कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा पंप्स की गेज और थिकनेस की जब बात करें तो बहुत सारे पंप मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस में देखे कि लाल हो जाते हैं, उसको ओवर स्पीड में नहीं चला पाते हैं। आज भी मैंने जो किया तो उसका भी वही प्रॉब्लम था कि मैं उसको ज्यादा RPM पे नहीं घुमा पाया, उसको 2400 पे मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मोटर पूरी लाल हो गई थी। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बहुत रहता है। इसकी वजह से कैसा है ना कि सोलर के ऊपर, सोलर पंप के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। अभी हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को विश्वास हो कि सोलर पंप बेटर वे पे चल सकता है और ये गुड अल्टरनेटिव है सोलर। तो इसके लिए हम लोग क्वालिटी प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस सर्विस क्वालिटी एंड मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। लोगों को मिलता नहीं है, यानी अगर मैं किसी को बोलूँ कि हाँ भाई आप XYZ कंपनी का पंप ले लीजिए, तो वो उसको अवेलेबल नहीं होता है। ये चीज अवेलेबल हो पाएगी सिर्फ टूल विला से, क्योंकि इंडिया में पूरा स्प्रेड कर देगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सोलर सबमर्सिबल पंप से जुड़ी इतनी सारी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। आशा करते हैं कि उनके मन में जितना भी सवाल था पंप को लेके, सब कुछ क्लियर उनका हो गया होगा, उनको बहुत नॉलेज मिल गया होगा। और सोलर सबमर्सिबल पंप से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपसे बने रहेंगे सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू। धन्यवाद।